पहले तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, एक पीडीएफ है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये पीडीएफ क्लास के एंड पे शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें मैंने उन क्वांटिटीज के एस्टिमेशंस को जनरली मेंशन किया हुआ है जो एग्जामिनर पूछता है आपसे कॉमनली ना। यह है कि अगर कोई सवाल आएगा तो यूजुअली इन्हीं एस्टिमेशंस के अराउंड आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा। एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ डिफरेंट भी पूछ ले, डिफरेंट पूछ सकता है वो, लेकिन इस तरह से सिमिलर होता है। असल में जो मुझे फोकस करवाना है वो ये है कि कुछ बेसिक एस्टिमेशन हमारे जहन में होनी चाहिए रिगार्डिंग फिजिक्स। जब भी आप उसको सॉल्व करते हो तो सर्टेन बेसिक एस्टिमेशन हमारे जहनों में होना जरूरी है उसकी। तो क्वेश्चन में स्टार्ट होता है कि भाई मिसाल के तौर पर आपसे पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ एन एवरेज पर्सन। तो इसी चैट बॉक्स के ऊपर आप मुझे सजेशंस के तौर पे लिख के बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं, यहीं पे अपने जूम के चैट बॉक्स के ऊपर ही आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज द मास ऑफ एन एवरेज पर्सन। क्या होना चाहिए एक एवरेज बंदे का मास। ठीक है सन, and I want all of you to mention, सही, मुझे आप सबसे आंसर इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आइडिया लगाना है कि आपको कितना पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस एग्जैक्टली इतना ही होता है। एक एवरेज पर्सन का मास अराउंड 45-50 किलोग्राम से लेके 65-70-80 किलोग्राम तक जा सकता है। नॉर्मल 60 किलोग्राम बोला जाता है, लेकिन आप इसके अराउंड कोई भी वैल्यू जो है वो कोट कर सकते हैं। सच कोई मसले की बात है, एक जनरल आइडिया जो था वो हमें लगवाना था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद what do you think is the mass of an apple? यहाँ से असल गेम शुरू होता है। एक एप्पल का मास कितना होगा। यहाँ से बड़े जबरदस्त आंसर आना शुरू होता है। अशद अशद बेटा एक सेब का मास मांग रहा हूँ मैं, जरा सोचो तो सही, लिखा गया है तुमने। अच्छा मुझे कोई ये ना बोले जैसे 10, 20, 30, 40 वगैरह टाइप का ना, मुझे आगे ये बताना कि ग्राम्स बोल रहे हो जो किलोग्राम बोल रहे हो, ये चीज जरूर लिखना। ठीक है, ठीक है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया था इसका, गलती से ही मैं समझता हूँ, जानबूझ के नहीं, 60 किलोग्राम। एक एवरेज मास ऑफ एन एप्पल वाज quoted to be 60 kilograms. अच्छा एक विशाल बेटा जरा ये क्लियर करो कि ये ग्राम्स है या किलोग्राम्स है। ठीक है फातिमा, आपके एस्टिमेशन मुनासिब है, मुजतबा ओवर एस्टिमेटेड है मेरी नजर में थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है उज़ैफा करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल अब्दुल मनीम करेक्ट है। सही है हिरा, हिरा हिरा हिरा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। एक आया है 500 ग्राम, नाम नहीं लूंगा, सही है, बेइज्जती वाली बात जाएगी। 500 ग्राम्स का मतलब समझते हो, जिसने आंसर दिया उसको खुद पता है इस वक्त मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आधा किलो का एक सेब होता है तुम्हारे, तुम खरबूजा लेने जा रहे हो सेब लेने जा रहे हो, ये बताओ पहले। इट्स इट्स एन एप्पल, सही है, एक एवरेज एप्पल का मास। इसको इमेजिन बताओ, इमेजिन करने का तरीका क्या है। इमेजिन करने का तरीका ये है कि सोचो कि मार्केट में अगर परचेज करने गए हो, मार्केट में अगर आप परचेज करने गए हो तो 1 किलो सेब जब आप कभी जिंदगी में अगर खरीदा हो तो कितने एप्पल एक वक्त में आ जाएंगे 1 किलो एप्पल के अंदर। तो ये चीज जो है इस तरह से अपने जहन में सोचने की कोशिश क्या करो। ठीक है ना, 80 ग्राम्स मुनासिब, ठीक है मरियम।
अनस अनस मेरे बच्चे, 1 किलो का एक सेब कैसे हो सकता है? 1 किलो का एक सेब मतलब तुम 1 किलो सेब खरीदने जाते तो हमें एक सेब देता है क्या? तरबूज होता है इतना भारी तो मतलब वासिम तुमने तो मेरा ख्याल से, बच्चे हम एप्पल की बात कर रहे हैं, जो तूने मास बोला है ना 3 से 4 ग्राम, ये एक अंगूर के दाने का वजन होगा मेरा ख्याल से। हाँ हाँ, ये फिजिक्स की क्लास में पूछ रहा है भाई, ये चीज आपकी एस्टिमेशंस में एग्जामिनर मांगता है, व्हाट इज द मास ऑफ एन एप्पल। तो यस एग्जैक्टली, आप एक एप्पल का जो मास बोलते हो, इट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड, देखो इसका इस तरह से सोचो, इफ यू गो बाय सम एप्पल्स, सही, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 4 से 5 एप्पल्स आपके पास आते हैं, सही, 4 से 5 एप्पल आपके पास आते हैं जब आप 1 kg एप्पल बाय करते हैं, सही। तो अब लाजमी सी बात है कि अगर 4 से 5 एप्पल आ रहे हैं, नॉर्मल साइज एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक एप्पल का मास अराउंड 200 ग्राम्स 250 ग्राम्स इसके आसपास होता है, और अगर छोटे साइज के एप्पल्स हो तो आपके पास 150 ग्राम्स या 100 ग्राम्स तक एक एप्पल चला जाता है। तो 100 से 200 ग्राम्स तक अराउंड आप कोट कर सकते हो एक एप्पल का मास, सही, 100 से 200 ग्राम्स तक, इससे ज्यादा मत कोट करना, इससे नीचे भी मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को बहुत छोटे एप्पल्स हो जाएंगे। वो थोड़ा सा है, लेवरेज देता है एग्जामिनर, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई लेवरेज नहीं होती। तो एक ये चीज हो गई, चले अगला देखते हैं, मास ऑफ अ मीटर रूल। अच्छा ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि आप लोगों ने अब तक मीटर रूल एज सच पर्सनली हैंडल नहीं किया, इसकी वैल्यू तो खैर मैं खुद ही कोट कर देता हूँ। एक मीटर रूल का जो मास होता है इट्स अराउंड 80 ग्राम्स और समथिंग, मीटर रूल का जो मास होता है अराउंड 80 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स, इससे ज़्यादा हैवी नहीं होता मीटर। आप लोग जब लैब में आएंगे तो फिर जब उसको हैंडल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसका मास है। बेटा मीटर रूल जो होता है ना आपके पास जो लैब्स में होता है वो वुड का बना हुआ है, और वो हमेशा वुड का ही मिलता है आपको, इसके अलावा किसी मटेरियल का जनरली मीटर रूल्स अवेलेबल नहीं होते, कॉमनली नहीं होते। तो इस वजह से हम जब भी मीटर रूल की बात करते हैं तो उसमें हम वुडन मीटर रूल की बात कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 80 ग्राम्स और समथिंग, मैक्सिमम बोल दो तो ना 100 ग्राम्स बोल दो। मास ऑफ एन एटम, now this is something which is beyond your understandings at the moment। एक एटम का मास, एक न्यूक्लियर का मास, इन दोनों के मास को हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन न्यूक्लियस। देखो एटम का मास और न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कि बहुत मामूली सा होता है, आप उसको एज सच कंसीडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के मासेस को आप इग्नोर करते हो कैलकुलेशंस के अंदर भी, अनटिल अनलेस आप सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। लेकिन एक एटम का मास निकालते हुए असल जो वेट होता है वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी उसके न्यूक्लियस का होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास इग्नोरेबल होता है क्योंकि वो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में 1000 टाइम्स लेस होता है, 1000 गुना हल्का। मतलब अगर इसको एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर एक आपके पास 1 किलोग्राम है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपके पास 1 ग्राम होगा, या 1 ग्राम से भी छोटा, 0.5 ग्राम्स। कहाँ 1 किलोग्राम की चीज, कहाँ 0.5 ग्राम्स की चीज, बहुत लेस है, बहुत ज्यादा लेस है। तो इसलिए हम जब भी वर्किंग करते हैं यहाँ पे तो एटम के मास को न्यूक्लियस के मास को अप्रोक्सीमेटली सेम कहा जाता है। अच्छा होता कितना है अगर हम इस चीज की बात करें, देखिए आप लोगों की फिजिक्स के पेपर के अंदर ना स्टार्ट में एक शीट दी जाती है, मैं वो शीट दिखाता हूँ आपको पहले। उस शीट के अंदर कुछ कांस्टेंट्स दिए जाते हैं, आपके सामने
me share the screen with you. ये एक शीट दी जाती है आपके पास, कोई हर क्वेश्चन के स्टार्ट, हर पेपर के स्टार्ट में होती है. The following data and formula will appear as pages 2 and 3 in papers 1, 2 and 4. सही. तो ये स्पीड ऑफ लाइट, परमिएबिलिटी, कुछ कोएफिशिएंट्स हैं जो आपको आगे यूज करने पड़ेंगे. तो उसमें रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन दिया जा रहा है. कि प्रोटॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है. असल में रेस्ट मास बोलने का मेरे बच्चे मतलब ये इसलिए है क्योंकि आप अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को देखें तो जब पार्टिकल मूव करता है तो एनर्जी की वजह से भी उसका मास चेंज हो जाता है, लेकिन वो खैर आगे की चीज़ है. इस वजह से वर्डिंग में रेस्ट मास यूज करने का जो रीजन है वो मैंने थोड़ा सा बताया. तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 एक्सपोनेंट -27 है. ये शीट गिवन होती है सब. ये हर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 के स्टार्ट में ये शीट लगी हुई है. एक ये शीट में सारे कोएफिशिएंट्स लिखे और एक ये शीट जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए, इक्वेशन ऑफ मोशन के, वर्क डन बाय गैस के. कुछ फॉर्मूले तो भी खैर आपने पढ़े ही नहीं है, तो वो जब आप पढ़ोगे तो उसको आपको पता चलेगा. हाँ, जैसे सिमिलर में रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला, रेजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला, तो ये एग्जामिनर दे देता है. तो प्रोटॉन का मास आपको गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम्स. आपके एटम में मल्टीपल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. एक अगर सोडियम का एटम ले लो, उसमें तो 10 तो आपको पार्टिकल्स मिल जाते हैं इस चीज के, 10 प्रोटॉन्स और बाकी 10 न्यूट्रॉन्स तकरीबन. मेरे कहने का मतलब ये है, आपसे जब भी मास मांगा जाएगा ना, एग्जैक्ट नहीं मांगा जाएगा. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई डाउन टू 2 डेसिमल प्लेसेस बताइए आप कितने एटम का मास कितना है, क्योंकि सवाल ये आता है कौन सा एटम, क्या वो हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, या वो यूरेनियम का एटम है. भाई डिफरेंट तो है, मास डिफरेंट होगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है. तो जो आपसे वो चीज मांगता है ना बेटा, वो मांगता है उसका एक्सपोनेंट बताना. इन व्हाट एक्सपोनेंट विल यू गेट द आंसर. जैसे प्रोटॉन का मास लिखा है 1.67 एक्सपोनेंट -27, आपसे एक्सपोनेंट मांगा जाएगा. आप एक्सपोनेंट में आंसर देंगे कि भाई एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम्स, एक्सपोनेंट -26 किलोग्राम्स, एक्सपोनेंट -25 किलोग्राम्स, इस तरह से जवाब दें. ये नहीं बताना आपने कि भाई 1.54 या 5.39 और 23.85 आप ये सोच रहे हो बैठ के कि भाई ये होता कितना है. इस चीज में मत जाना, सिर्फ एक्सपोनेंट कोड करना. सही. तो जब आप एक्सपोनेंट कोड कर रहे होगे, एक्सपोनेंट कोड करते हुए आपने देना है 10 पावर -26, 27 नहीं, क्योंकि देखो एक प्रोटॉन थोड़ी होता है ना खाली. जनरल एटम्स के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. खाली हाइड्रोजन और हीलियम में मसला होता है कि भाई 1 और 2 का मामला होता है. इसलिए आप लिखते हो 10 पावर -26 किलोग्राम. के बाद 10, 12, 15 प्रोटॉन्स वगैरह हो सकते हैं. अगर कोई लिखता है 10 पावर -25 किलोग्राम, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है. ये मेरी सजेशन ये है कि 10 पावर -26 किलोग्राम सुकून में रहो. तो अगर मास ऑफ एन न्यूक्लियस मांगा जाए, मास ऑफ एन एटम मांगा जाए, दोनों केसेस में आप लिखना 10 पावर -26 किलोग्राम बस. इस बात में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात ना समझ में आई हो तो हो सकता है. ठीक है. अब आते हैं मास ऑफ एन एवरेज कार पर. एवरेज कार की बात कर रहा हूँ मैं, एसयूवीज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे. मैं ये बड़ी बड़ी हाइलक्स, रीवो, वीगो इन चीज़ की बात नहीं कर रहा. मैं बोल रहा भाई एक एवरेज कार आप जनरल कंसीडर करना चाहें तो कर्टस कंसीडर कर लें या मैरान कंसीडर कर लें.
सही है, मीरा कंसीडर कर लो चलो, या करोला कंसीडर कर लो, कोई भी। इसमें देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं देना, रेंज है, कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर वो विद इन द रेंज आ रहा हो। तो भाई आपको क्या लगता है कि एक गाड़ी का वजन कितना होना चाहिए? तुक्का लगाओ मुझे। नहीं मैंने बहुत कम है, अभी है, अभी भी कम है, ऊपर आ जाओ, 1000 से ऊपर चलो बेटा। मुश्तबा 100 kg नहीं हो सकता, कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? बाइक भी 100 kg की होगी तकरीबन, क्योंकि वो भी तो उससे ज्यादा भारी होगी, क्योंकि 100 kg तो अक्सर इंसानों का वजन हो जाता है। बिल्कुल, अराउंड 1500 2000 ऐसा आपका मास होगा, अराउंड 1500 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम के अंदर आपका जो व्हीकल है उसका वजन होता है। हाँ अगर कोई बड़ी नई वाली गाड़ियां है जो आजकल आई हैं, मीरा वगैरह और पासो, पासो तो खैर फिर भी थोड़ी सी हैवी है, मीरा हो गई, या छोटी छोटी जो क्यू करके ऐसी फिर गाड़ियाँ गाड़ियाँ आई थी, उनका वजन आप कह सकते हो कि 1000 से कम जाता है, 800 तक जा सकता है, लेकिन जस्ट वेरी रफ एस्टिमेट। तो कोशिश करना 1500 2000 किलोग्राम के दरमियान में कोट करना। मास ऑफ अ प्लास्टिक रूलर, 30 सेंटीमीटर का प्लास्टिक रूलर, कितना मास होना चाहिए उसका? बड़ा हल्का सा होता है। नहीं मैंने बहुत ज्यादा बता रहे हो, बहुत ज्यादा बता रहे हो तुम। हाँ सही है बासिम, सही है जैनब, सही है जैफा, बिल्कुल 15 से 20 ग्राम। क्यों देखो तुमने 100 ग्राम्स मास बताया था वुडन रूल का, मीटर रूल का 100 ग्राम मास बताया था, 80 से 100 ग्राम मास होता है वुडन रूल, जो पूरा मीटर रूल होता है ना बड़ा होता है उसका, 100 मीटर वाला। ये 30 सेंटीमीटर का रूल है, छोटा सा रूल है, इसका वजन इसके मुकाबले में काफी कम होगा, तो 15 से 20 ग्राम काफी है इसके मास के वजन के मास के। ये चीज जो है ये देखो यहाँ पे इस तरह से एस्टिमेशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं अगली स्पीड्स के ऊपर, कुछ जो एस्टिमेशंस है वो पता होनी चाहिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ वॉकिंग पर्सन? एक चलता हुआ बंदा किस स्पीड से चलता है? अच्छा आंसर मीटर पर सेकंड में देना है। एक वॉकिंग पर्सन की जनरल स्पीड कितनी होती है? ठीक है तो अभी है मेरे बच्चे, आप चल नहीं रहे हो अगर आप इतनी स्पीड बता रहे हो ना। अब इस वक्त अगर सच बोलूं तो आपकी जो स्पीड है ना अभी, हाँ वो यूसैन बोल्ट की स्पीड को क्रॉस कर चुकी है। फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ इतना तेज नहीं भागता जितना तेज आप बोल रहे हो या आप चलते हो। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है मेरे बच्चे। मुश्तबा ठीक है, मरियम मुनासिब है। हसन मीडिया पर सेकंड पे आ जाओ बेटा। माइल्स पर सेकंड, अच्छा मीटर पर सेकंड, ठीक है सॉरी माय बैड। देखो हम तकरीबन जब वॉक करते हैं 1 सेकंड में 1 मीटर तक का फासला कवर कर लेते हैं। बहुत ज्यादा वॉक कर रहे होंगे तो 1 मीटर से 2 मीटर का फासला। अच्छा 1 मीटर कितना होता है अगर इसका आप अंदाजा लगाना चाहो? अगर किसी के घर में बड़े वाले टाइल्स लगे हुए, मिसाल दे रहा हूँ, किसी के घर में फ्लोर पर बड़े वाले टाइल्स लगे हुए, तो मैं समझता हूँ कि 2 टाइल्स को मिला लो तो जितना फासला बनता है वो 1 मीटर का बनता है। सही, 2 टाइल्स मिला दो जितना फासला बनता है वो 1 मीटर का बनता है। इसी तरह से किसी के पास अगर घर पे कोई आसपास कोई टेबल रखी हुई है, डाइनिंग टेबल वगैरह अगर रखी है, तो डाइनिंग टेबल की जो विड्थ होती है तकरीबन 1 मीटर की होती है। सही, तो दिस इज अराउंड 1 मीटर। तो
जब हम वॉक करते हैं तो 1 सेकंड में 1 मीटर से बहुत ज़्यादा होंगे 1.5 मीटर, यानी एक्सट्रीम कर लो तो 2 मीटर। वो भी हम समझ लो कि अब हम थोड़ा ब्रिस्कली वॉक कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से वॉक कर रहे हैं, तो ये एक जनरल स्पीड होती है। 0.5 मीटर पर सेकंड से आप स्टार्ट ले सकते हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रोलिंग करता हुआ जा रहा है, आराम से चलता हुआ जा रहा है। स्टार्ट फ्रॉम 0.5 मीटर पर सेकंड, इनके extend to around 1.5 or maximum of 2 meters per second. No more, not more than that. This is the speed of a walking person. Now, if I'm talking about the speed of a running athlete, now what you would suggest? Speed of a running athlete. ठीक है ज़ैनब, ठीक है मुनीम, फातिमा, ठीक है, विशाल बहुत कम है, बहुत कम है स्पीड। यूसेन बोल्ट जो है ना, यूसेन बोल्ट, fastest man on earth, average speed 10 meters per second, an average speed around 10 meters per second. तो आप अगर किसी बंदे की रिकमेंडेशन देते हो कि वो इज रनिंग वेल फास्ट, मैक्सिमम स्पीड जो आप कोट कर सकते हो वो 10 मीटर पर सेकंड है, इससे ज़्यादा आपने स्पीड कोट नहीं करनी उसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 कोट करना, 9 10 इसके अराउंड वैल्यू कोट करना। स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे, इसको तो अगर जिसने गाड़ी चलाई है उसका अंदाजा होगा, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखना, स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे। वैसे तो अगर खुला रोड है 120 आप आराम से, बिल्कुल आराम से 120 किलोमीटर पर आवर आप दे सकते हो, सही। उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके देखा जा सकता है, ठीक। अभी तो हम चलो किलोमीटर पर आवर में कोड कर रहे हैं, यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एज वेल, गो टू अराउंड समवेयर अराउंड लाइक 20 25 30 मीटर पर सेकंड तक चली जाती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। तो हम जब व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो जनरली 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो। अच्छा, फिर स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स हैं, ये तो खैर मैं एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं लगाऊंगा अभी, क्योंकि लाजमी सी बात है आपको ये याद करनी पड़ेंगी पहले तो, क्योंकि ये आपके पास सिलेबस के अंदर आके एक्स्ट्रा आ रही होती है। तो स्पीड ऑफ एन अल्फा पार्टिकल और स्पीड ऑफ अ बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की स्पीड 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड के अराउंड ही होती है, बस स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होती है, इट्स अराउंड 10 पावर 6, मैं 10 पावर 8 बोल रहा हूं, सॉरी, 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे अल्फा पार्टिकल चलता है। बीटा जो है वो 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, बीटा पार्टिकल आर ट्रैवलिंग वेरी 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 क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी क्लोज टू द स्पीड, ठीक है। तो ये तो खैर जब आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा उस वक्त पता चलेगा। स्पीड ऑफ अ पैसेंजर एयरप्लेन, पैसेंजर एयरप्लेन की स्पीड कितनी हो सकती है? बिल्कुल 1000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आपके पास जा रही होती है, नॉट्स वगैरह 500 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से आपकी स्पीड जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं आप एयरप्लेन के अंदर। तो ये कुछ जनरल एस्टिमेशंस थे जो आपने देखे थे। तो ये वैल्यूज हैं, खैर एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा कि रट्टा लगा लेना, समझ के रखना, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है इसमें। बिल्कुल, फाइनल कुछ एस्टिमेशंस देखते हैं, उसके बाद फिर
आपको अनसर्टेन उसके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स भी बता देंगे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मेडिकल वाले बच्चे तो फटाक से आंसर दे देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उनके लिए सबसे आसान है बताना 29। नहीं भाई, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्योंकि 36 से बिलो बॉडी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और 41 या 42 से अबव ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 37 38 आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, चलो ये सबसे मजेदार लगता है मुझे, कोट करो, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। तो बेटा तुम सन की बात करो ना तो बच्चे जो नंबर आता है वो दे देते हैं। अब सही आंसर डालते हैं। सन देख के तो नहीं बता रहा ना, पिटेगा बहुत ज्यादा पिटेगा, बता रहा हूँ, अगर देख के बता रहे हैं ना जब हमारे कॉलेज खुलेगा ना सबसे पहले तुझे पढ़ के मारूंगा मैं। इतनी एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने इसलिए पूछ रहा हूँ, देख के बता रहा है पिटेगा भी बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली सन का जो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है ना सरफेस में, इट्स अराउंड 5700 केल्विन्स, 5400 5500 डिग्री सेंटीग्रेड या 5700 केल्विन्स तक आपका सन का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर चलता है। कोर का टेम्परेचर तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में जाता है, उसमें कोई शक नहीं। सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री में जाता है, लेकिन हमने आपसे सन का सरफेस टेम्परेचर मांगा था, इस वजह से 5700 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पे कोट किया। हमारे पास अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी वेल्डिंग मशीन्स हैं, कुछ वेल्डिंग टॉर्चेस हैं ऐसी, जिनकी फ्लेम का टिप का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से भी ज्यादा जाता है। 12-12 हजार डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वो फ्लेम टॉर्चेस काम करती है। ऐसी वेल्डिंग मशीन्स यहाँ पे इस वक्त ऑन अर्थ ह्यूमन मेड मौजूद है। और अक्सर तो जैसे कंपार्टमेंट्स एंड एनवायरनमेंट्स है जहाँ टेम्परेचर सन के सरफेस से ज्यादा ऊपर होता है। जनरली वो कहाँ का हो रहा होता है आपके पास, वो आपके पास चल रहा होता है, ये समझ लीजिए जो फ्यूजन रिएक्टर्स और फिजन रिएक्टर्स हैं उनके अंदर वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। बाकी जो ये वैल्यूज हैं आगे की, इनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों को जहन में लाते हुए। उसकी वजह बेटा ये है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये डायमीटर चीज़ों के ये वक्त के साथ साथ आपको याद होगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे 18 19 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आता है, अभी लाजिम बात है जज नहीं हो सकता, याद रखना भी मुश्किल काम है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है अभी आपको नहीं पता, सही। हाँ, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर अगर आप करंट की बात करो तो 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर 8 एम्पेयर ऐसे चल रहा होता है। 13 एम्पेयर मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम कोट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा का करंट ट्रैवल नहीं करता उनके अंदर जनरली। ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंजेस वगैरह हैं, ये तो हम सबको पता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ, बाकी जो एंड वाली है ये वक्त के साथ साथ आपको याद होगी। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, वो बोलता है भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एथलीट बताइए, तो क्या किया आपको बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एथलीट बताइए। अब बंदा बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एथलीट में कहाँ से लाऊं? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एस्टिमेशन करनी है स्पीड की और मास की। इसकी स्पीड इतनी होती है, इसका मास इतना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इतनी एग्जिस्ट करेगी। तो आप इस तरह से एस्टिमेशन लगा सकते हैं, सही नहीं? तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। कोई कंफ्यूजन इसमें आता है? वैसे तो खैर इसमें समझने वाली चीजें थी नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने थोड़ा बहुत वैल्यूज डिस्कस कर ली, ताकि आपके पास कभी कोई एस्टिमेशंस आ जाए तो वो क्लियर हो सके। इसको भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो ड्राइव के लिंक पे भी अपलोड कर दूंगा, और जनरली मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा इस शीट को, ताकि आप
उसको जज कर सकते हैं। अब जरा मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कि देखो वैसे तो एक रूल तो बहुत कॉमन सा है, वो है कि भाई सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा बेटा कॉलेजेस खुलने का तो मुझे भी खैर अंदाजा नहीं है अभी, सुनने में तो आ रहा है, उड़ी उड़ाई बातें आ रही हैं कि अभी खुल जाएंगे और 15 सितंबर से खुल जाएंगे, लेकिन मुझे आसान नहीं लगा है। मतलब एक पॉजिटिव वाइब होती है ना कि हाँ खुल जाएंगे, आई डोंट थिंक सो दे गोना ओपन, दैट्स ये मुझे थोड़ा सा फील आ रही है। अब मैं आपके साथ जरा एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे हम थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेंगे। चलो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है, वो एक ज़माने के अंदर बनाया था। ये पेपर 3 में जब आपको मैं पढ़ाता हूँ ना तो पेपर 3 के लिहाज से ये वर्किंग है सारी, उसमें वैल्यूज प्लेस करना और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। खैर अभी तो पेपर 3 के लिए क्लासेस खुलेंगी तब देखेंगे इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने सोचा कि अभी जिक्र कर लिया। देखो सबसे पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में कहीं पे भी कोई नॉन जीरो डिजिट अगर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट है। मिसाल ऐसी 25 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, 53 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, 595 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही। 23.8 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सही। पहला रूल तो ये है। एनी जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर इनके दरमियान में कोई जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है उसकी अहमियत होगी, उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे अगर 25 की जगह लिखा हुआ है 205, ये बात है भाई ये जीरो सिग्निफिकेंट है, इसको उड़ा देने से तो नंबर ही चेंज हो जाएगा आपके पास पूरा पूरा। तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, क्योंकि असल में जो मसला होता है ना वो जीरोस के ऊपर होता है। कभी कभार जीरो सिग्निफिकेंट होता है, कभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, सही। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किन लोकेशंस पे अगर जीरो मौजूद है तो आप उसे सिग्निफिकेंट ट्रीट करोगे, और किन लोकेशंस पे जीरो अगर मौजूद है तो आप उसे सिग्निफिकेंट ट्रीट नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात, एनी जीरो in between the two non-zero digits is going to be significant. 25 की जगह अगर 205 लिखा होता तो that would make it 205, उसमें जो जीरो है वो significant है, it makes it 3 significant figures, सही है। इसी तरह 595 था, 50905 लिखा होता, this would make it 5 significant figures, क्योंकि पहले वो 595 होता, अभी होता है 50,905, तो नंबर की अहमियत चेंज हो गई, वैल्यू तब्दील हो गई, सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास सिग्निफिकेंट होती है। अच्छा भाई, उसके बाद जीरो इज मेंशन्ड बिफोर डेसिमल पॉइंट एज अ करेक्शन इज इनसिग्निफिकेंट। डेसिमल से पहले लिखा हुआ जीरो कन्वेंशन के तौर पे जो लिखा जाता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता।
मतलब अगर मैं लिखता हूँ 0 पॉइंट, मिसाल के तौर पे 0.53, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। भले आप यहाँ पे 0.53 लिख दो या 0.53 लिख दो, इन सब के अंदर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जीरो से, डेसिमल से पहले लिखे जाने वाला जीरो अगर खाली लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, भले कितने ही बढ़ा दो। उसके बाद zero mentioned after the decimal point without a non-zero number is significant. रूल नंबर 4 का मतलब क्या है ये समझ लो। मैं लिखता हूं 53.0, 53.02, सॉरी या 00, या समझ लो 53.000, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, सारे जीरो सिग्निफिकेंट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे टोटल, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा टोटल, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ये हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हर वो जीरो जो डेसिमल के बाद लिखा जाएगा ट्रेलिंग जीरो कहलाता है। इस जीरो का बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ये सारे ट्रेलिंग जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट होता है, सही। इसी तरह से अगर होता है मिसाल के तौर पे 0.500 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे होते हैं, इसको 1 नहीं बोलते। तो जो जीरोस आगे की तरफ इस तरह से चल रहे होते हैं ना, ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, वो आपके पास सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर नंबर होता मिसाल के तौर पे कोई बोले सर 93,000, उसमें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरोस आगे के सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर 93,000 में, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे लिखा हुआ जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो सिर्फ तब सिग्निफिकेंट होता जब आप यहाँ पे कोई नंबर डाल देते। 9003 बेटा, 9033 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए। रूल नंबर 2, एनी जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स बिकम सिग्निफिकेंट। तो अगर आगे में 1 लगा देता तो फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाते तीनों जीरो, फिर ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते। लेकिन जब मैंने यहाँ से 1 गायब कर दिया, अब ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह अगर कोई जीरो ऐसा लिखा हो 0.053, तो zeros between the decimal point and a non-zero number after decimal point, ये इस वाले जीरो की बात हो रही है, that is insignificant, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको एक्सपोनेंट में डालोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। एक्सपोनेंट में डालने से आप इनको रिमूव कर सकते हो वहां से, so they're not significant, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता कि मैं एक नंबर यहाँ लिखता हूँ 0.050300, ये नंबर मैंने लिखा 0.050300, और मैं बोलता हूँ मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो सबसे पहले आप इन दो को रिजेक्ट करते, डेसिमल से पहले वाला जीरो, डेसिमल के बाद वाला जीरो रिजेक्ट होता, बाकी जितने होते डेसिमल के बाद जितने हैं सब सिग्निफिकेंट। सही, तो ये आपके पास सारे सिग्निफिकेंट नंबर में चले जाते हैं, आपके पास तकरीबन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, इनको अपने जहन में रखना। मैं ये शीट भी आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि क्लियर हो सके कि आप भाई ये वैल्यू किस तरह से चलती है।
ठीक है भाई, चलो आज की क्लास अभी यही तक रखते हैं। मैं अभी ये PDF वगैरह शेयर कर देता हूँ और एक ड्राइव, एक लिंक भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा। नॉर्मल वेबसाइट का लिंक है, काफ़ी अच्छा उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हो, समझ सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो। उसके बाद पूछ लेना अगर कहीं और कभी कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।